माई सेल्फ अरुण गौतम। कैसे हैं सब आप। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स, या हम कह सकते हैं कि पादपों में जल मार्ग, यानी पादपों में जल का मार्ग क्या होगा। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एक्टिव और पैसिव अब्जॉर्प्शन की, सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण की। तो ये टॉपिक क्या है, तो हमने कहा है कि ये रूट है। क्या है ये? रूट है। ये अंदर यहां पाया जाता रूट का जाइलम। क्या पाया जाता? रूट का जाइलम। और यहां से निकलती है रूट हेयर। क्या निकलती है? रूट हेयर। और यहां है मृदा। क्या है? मृदा, जिसमें केशिकीय जल है। कौन सा जल है? केशिकीय जल। रूट हेयर ने यहां से जल को अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? अवशोषित। और अवशोषित करके वो यहां तक पहुंचाएगी। कहां तक? रूट के जाइलम तक पहुंचाएगी। तो पहली डेफिनेशन क्या निकलती है? मूल रोमों से अवशोषित जल को रूट के जाइलम तक पहुंचाना पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। क्या बताया अपन लोगों ने? रूट हेयर से जल को अवशोषित करके, जल को अवशोषित करके कहां तक पहुंचाना? रूट के जाइलम तक पहुंचाना। रूट के कहां तक पहुंचाना? जाइलम तक पहुंचाना। क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह या लेटरल फ्लो कहलाता है। पार्श्वीय क्यों बोला? क्योंकि पार्श्व साइड से लिए है। फिर अपन बात करेंगे कि जब जल यहां रूट जाइलम तक आ जाता है तो फिर ऊपर कैसे जाता है, वो सेकंड थिंग है। पहला हमें जो समझना है वो यही समझना है कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का प्रवाह तो क्या कहलाता है? तब तो अपन ने क्या कह दिया? लेटरल फ्लो कहलाता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि रूट हेयर से यहां तक पहुंचने में ये जो दूरी तय करता है, जो मार्ग तय करता है, वो कितने प्रकार का है? क्या तय करता है? जो मार्ग तय करता है वो कितने प्रकार का है? तो वो 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? नंबर 1 एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट पाथवे। सेकंड है सिम्प्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे। और नंबर 3 पर है वेक्यूलर पाथवे। वेक्यूलर पाथवे। 3 प्रकार के पाथ हो गए। नंबर 1 जिसको हम लोगों ने नाम दिया है एपोप्लास्ट, वो कहलाता है अपलवक। क्या कहलाता है? अपलवक कहलाता है। नंबर 2 पर है सैलवक। और नंबर 3 पर कौन सा पाथ है? रसधानीय पाथ है। कौन सा पाथ है? रसधानीय पाथ है। तो ये तो कहलाता है अपलवक, ये कहलाता है सैलवक, और ये कहलाता है रसधानीय पाथ। कौन सा पाथ? रसधानीय पाथ। दिमाग में एक बात बिठा लेना कि जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पादपों में जल का मार्ग, तो कहां से? तो हम बात कर रहे हैं रूट हेयर से लेकर रूट के जाइलम तक। तो रूट हेयर से रूट के जाइलम तक के लिए तो डेफिनेशन आप लोगों को बता दी। अब जब हम बात करेंगे कि वो 3 रास्ते कौन से हैं, तो उन 3 रास्तों के बारे में 3 साइन बताता हूं आप लोगों को। पहला तो ये, नंबर 2 ये, और तीसरे नंबर पे ये डैश डैश करके, और ये 3 साइन याद रखना भाई। कैसे? अब देखना सामने हम लोग ड्रॉ करते हैं वो मार्ग जहां से जल पहुंचेगा कहां तक? रूट के जाइलम तक। ठीक है, ये इसी साइड में ऐसा एक और ड्रॉ कर लो। आप लोग अच्छे से स्केल के द्वारा बना लेना, मैं एक बार नॉर्मल ड्रॉ करके आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, ये 3 प्रकार के रास्ते हैं हमारे पास। तो सर कहाँ है 3 प्रकार के? तो बेटा रुक जाओ। ये बीच में हम लोगों ने बना दी रिक्तिका। क्या बना दी? रिक्तिका। और ये साइड में भर दिया हम लोगों ने कोशिका द्रव्य। क्या भर दिया? कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये वाली है हमारी कोशिका भित्ति, ये वाला है हमारा साइटोप्लाज्म,
कोशिका द्रव्य, और ये वाला है हमारा टोनोप्लास्ट, रिक्तिका। क्या है? रिक्तिका। 3 पाथवे हैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे एपोप्लास्ट पाथवे की। कौन से पाथवे की? एपोप्लास्ट पाथवे की। क्या है एपोप्लास्ट? एपोप्लास्ट का साइन आप लोगों ने देखा। हम कहेंगे एपोप्लास्ट में, ये है एपोप्लास्ट, कि इस रास्ते में जो जल है वो सेल वॉल, कोशिका भित्ति के अंतर कोशिकीय स्थानों से निकलता है। कौन से स्थानों से निकलता है? अंतर कोशिकीय स्थानों से निकलता है। निकलने का मतलब ये यहां से जल निकलेगा, ऐसा ही साइन बनाया है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका भित्ति, दूसरी कोशिका भित्ति से तीसरे की कोशिका भित्ति, तीसरी की कोशिका भित्ति से चौथे की कोशिका भित्ति, और अंत में वो पहुंच जाएगा कौन से जाइलम तक? रूट के जाइलम तक। कहां तक पहुंचेगा? रूट के जाइलम तक पहुंचेगा। वापिस से सुन लेना, एपोप्लास्ट जो पाथवे है उसमें जो जल है वो कोशिका भित्ति के अंतर कोशिकीय स्थानों से आगे बढ़ता है। क्लियर? कौन से अवशोषण में ऐसा होता है? पैसिव में, यानी निष्क्रिय अवशोषण में ऐसा होता है। क्लियर? एक बात और याद रखना कि ये जो रूट है कि सेल वॉल है, इसकी एंडोडर्मिस, अंदर की साइड में लेयर पाई जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। इसकी कैस्पेरियन पट्टिका में, कौन सी पट्टिका में? कैस्पेरियन पट्टिका में जमाव पाया जाता है सुबेरिन का, मौम्य पदार्थ का। किसका जमाव पाया जाता है? सुबेरिन का। तो केवल और केवल एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन पट्टिका से जल का प्रवाह नहीं होता, उसके अलावा जितने भी अंतर कोशिकीय अवकाश है, कोशिका भित्ति में जो रिक्त स्थान है, उनके मध्य से जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका भित्ति से होता हुआ कहां तक पहुंचेगा? रूट के जाइलम तक पहुंचेगा। ये बात क्लियर करी थी कि ऐसा जो जल मार्ग है वो निष्क्रिय अवशोषण में होता है। कौन से में होता है? निष्क्रिय अवशोषण। और जब नाम ही निष्क्रिय आ रहा है तो एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर? यहां एक नाम लिख रखा होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या है ये? इसको भी साथ में देख लो कि हम कह रहे हैं कि प्लांट्स की जो सेल है वो आपस में जुड़ी हुई रहती है। कैसी रहती है? जुड़ी हुई रहती है। क्लियर? सपोज करो कोशिका नंबर 1 को किसी पदार्थ की आवश्यकता हो गई, कमी हो गई इसके पास। आप लोगों के घर पे कोई मेहमान आता है, यदि आप लोगों के पास उस समय दूध नहीं है तो क्या करोगे? जल्दी से जाके पड़ोसी से लेके आओगे। तो कहां से जाओगे? किचन में से छत को फाड़ के तो बाहर निकलोगे नहीं, रास्ते के द्वारा ही तो जाओगे। तो हम कह रहे हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं इनमें पदार्थों के आवागमन के लिए एक रिक्त स्थान पाया जाता है। ये जो रिक्त स्थान है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस स्थान को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये तो प्लांट्स की बात हुई। एनिमल में इसे बोलते हैं गैप जंक्शन। क्या बोलेंगे? गैप जंक्शन। ठीक है साहब? क्लियर यहां तक? नंबर 2 पर जब बात करते हैं सिम्प्लास्ट की, किसकी बात करते हैं? सिम्प्लास्ट की। तो सिम्प्लास्ट में जो जल है उसका मार्ग होता है कोशिका का कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य यही बताया था ना। तो ये लो साहब, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी कोशिका, तीसरी से कौन सी कोशिका? चौथी कोशिका। तो हम बात करेंगे सिम्प्लास्ट की। तो हम कहेंगे कि सिम्प्लास्ट में जल का जो मार्ग है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा? साइटोप्लाज्म, कोशिका के द्वारा। एक कोशिका से दूसरे कोशिका द्रव्य में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, यूं करते करते कहां तक पहुंची जाएगा? वो रूट के जाइलम तक। यहाँ साइन देखो मैंने ऐसा बनाया, तो आप लोग भी ऐसा साइन कर लेना। 2 साइन हो गए। पहला साइन तो कौन सा? ये वाला जो सेल वॉल के लिए, दूसरा साइन ये वाला जो साइटोप्लाज्म के लिए है। अब हम बात करते हैं इसमें कि सिम्प्लास्ट जो है इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी सक्रिय होगा, सक्रिय अवशोषण में भाग लेगा। और एनर्जी का स्रोत कौन है यहाँ पर? एटीपी, जो आप लोगों को पहले बताइए कि श्वसन मूल कोशिकाओं के द्वारा एटीपी अपने को प्राप्त होती है। नंबर 3 पर है वेक्यूलर पाथवे या रसधानीय पाथवे। कौन सा पाथवे है? रसधानीय पाथवे। भले साहब इसमें जल का मार्ग क्या होगा? तो देखो ये बीच में जो रिक्तिकाएं दे रखी है, ये रिक्तिका, तो यहां से निकलेगा एक रिक्तिका से दूसरी रिक्तिका में वेक्यूलर प्लास्ट। तो इसमें हम कहेंगे कि जल जो है एक कोशिका की रिक्तिका से दूसरी कोशिका की रिक्तिका से होता हुआ कहां तक पहुंचेगा? रूट के जाइलम तक पहुंचेगा।
किसके द्वारा होता है ये ऐसा प्रवाह? पराशरणीय क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? पराशरणीय क्रिया के द्वारा। और इसमें भी किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की। बिफोर लास्ट ईयर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पादपों में जल मार्ग का आरेख बनाते हुए, यानी ये डायग्राम ड्रॉ करते हुए एपोप्लास्ट पाथवे के बारे में बताइए। एक पूछ लिया लास्ट ईयर इस पार्ट से, या सॉरी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया नहीं, तो इस साल अब पता नहीं कब सेशन स्टार्ट होगा, जब भी स्टार्ट होगा तो ये तो इंपॉर्टेंट है पार्ट। बोर्ड यदि बात भी करता है कि सिलेबस को कम किया जाए तो इन चैप्टर्स को तो हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी के। तो हो सकता है कि इस साल इस वाले टॉपिक से कोई क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए। तो हम यहाँ 3 प्रकार के पढ़ चुके हैं, जिसमें से तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों के बारे में पता होना चाहिए। 3 साइन याद रखना, पहला सेल वॉल का, दूसरा साइटोप्लाज्म का, तीसरा टोनोप्लास्ट का। यानी 3 ही मार्ग है। कहाँ है भले ये मार्ग? ये रूट हेयर है। इस रूट हेयर में यहां से जल जब यहां तक जाएगा, यहाँ क्या भले ये वाला पार्ट कौन सा है? तो ये वाला पार्ट है रूट जाइलम। रूट का क्या है यहाँ पर? जाइलम। तो यहां से यहां तक की जो दूरी तय की है, तो ये कितने मार्ग के द्वारा जाएगा? 3 मार्ग के द्वारा। बोले सर इतनी तो दूरी थी, एक सीधे सीधे रास्ते से चला जाता। तो दिखने में सीधा सीधा रास्ता है, लेकिन इसकी जो संरचना है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी जटिल है। और संरचना को हम लोगों ने पढ़ लिया कि रूट हेयर में ऐसे सिस्टम होते हैं। अब जल की मर्जी कि वो कहीं से भी निकले, कहीं से भी जाए, तो मुख्यतः वो 3 ही मार्ग का चयन करता है। तीनों मार्गों के बारे में आप लोगों को बता दिया, अपलवक, सैलवक और कौन सा पथ? रसधानीय पथ। तीनों के बारे में जितने क्रम थे वो मैंने आप लोगों को सारे बता दिए। यदि इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन सबसे इजी पुटअप होगा तो वो है लेटरल फ्लो, पार्श्वीय प्रवाह। 1 नंबर का क्वेश्चन है। और पार्श्वीय प्रवाह की डेफिनेशन है कि मूल रोम से जल का रूट के जाइलम तक पहुंचना पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। और फिर हम लोग बात कर ले तो इन तीनों पाथवे की, तो तीनों पाथवे के बारे में आप लोगों को बता दिया है। वीडियो को एंड तक देखा, पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और जो स्टूडेंट्स हैं, नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको जरूरत है, वो इन वीडियोस को देख सके। यदि आप लोगों को इन टॉपिक में कोई प्रॉब्लम्स लगती है, प्रॉब्लम तो आएगी भाई, पढ़ोगे तब तो, नहीं पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यदि प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग जरूर बताएं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे से पढ़े हुए हैं, उनको पता है, वो मेरे को पर्सनली भी कॉल करके बोल सकते हैं। जो और अदर स्टूडेंट है वो कमेंट बॉक्स में जाकर क्यूरी जो भी है अपनी वो पूछिए, सॉल्यूशन उनका जरूर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के कोई अलग टॉपिक की, और फिर हम लोग इनमें डिफरेंस भी पढ़ेंगे। जैसे लास्ट मैंने एक्टिव और पैसिव पढ़ाया था, उसके डिफरेंस मैंने अभी तक नहीं बताया आप लोगों को। पूछ सकता है कि डिफरेंस क्या है, इसी प्रकार से इनके भी डिफरेंस पूछ सकता है आप लोगों को कि इनमें क्या अंतर है। तो समझने वाली कोई चीज नहीं है बेटा, बस इतना पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या था। आप लोगों को अपना ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि हम क्या उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। तो उद्देश्य यही था कि जल यहाँ से यहाँ तक कितने रास्तों का चयन करेगा, 3 रास्तों का चयन करेगा, और तीनों रास्ते कौन से हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।